नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो चलिए जैसे अभी हम लगातार बैक टू बैक मैं आपको एक वीडियो दिखाते आ रहा हूँ कि लगातार यहाँ पे जो भी हमारे युवा बिहार के हैं और बिहार में ख़ास करके मैं बात करूँ तो आज में हम लोग जैसे हमारे बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा बैक टू बैक जनकपुर धाम में हम लोगों ने जाकर के हर जगह पे जाकर के शूट किया कि आज जो बिहार में एक तरीके से जातीय सर्वे करवाया गया है और इस चीज़ के प्रति लोगों का क्या इसमें विचार है, लोगों का किस तरीके से इसमें बातचीत चल रहा है, तो उस चीज़ के ऊपर हम थोड़ा बातचीत करेंगे। तो जैसे हम हर जगह से लोगों का ओपिनियन ले रहे हैं कि आज जो ये सर्वे करवाया गया है, बिहार में जातीय सर्वे कह सकते हैं, तो उस सर्वे को लेकर के जो बिहार के युवा हैं, उनका क्या कहना है, उस चीज़ को हम बारे में बातचीत करेंगे। क्योंकि आज मैं बात करूँ तो बिहार में तो छोड़िए बिहार से आज विरार आ चुके हैं और विरार में इनका किस प्रकार से यहाँ पे एक अपना एक अच्छा प्रोफ़ेशन उन्होंने कायम करते हुए और अच्छा काम कर रहे हैं। तो शायद इस चीज़ के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आज ये जो इनका सर्वे जो बिहार में एक जातीय सर्वे हुआ है, उस चीज़ के ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हमारे साथ चाहेंगे हमारे साथ कैमरा फ्रेंड में हमारे आइए सर आपको सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? मेरा नाम प्रफुल्ल झा है अच्छा और प्रफुल्ल जी आप प्रॉपर रहने वाले? मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ, बट यहाँ पे बचपन से रह रहा हूँ मुंबई में और बिहार से बहुत लगाव है। और मैं करीब जब से मिथिला स्टूडेंट यूनियन एमएसयू की स्थापना हुई है, तब से एज अ ज़मीन से लेके सोशल साइट, मीडिया, हर जगह काम किया बिहार के लिए और मिथिला के लिए। अच्छा तो एक चीज़ बताइए अभी जो अच्छा सर जिस तरीके से अभी जातीय सर्वे करवाया गया है बिहार में, तो उसको आप किस एंगल से देख रहे हैं कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है? देखिए, इसमें तो मेरा ये व्यू है, मेरा पर्सनली व्यू ये है कि यह एक पर्सनली राजनीतिक ये है, राजनीतिक दृष्टि से इसको लिया गया है। इससे पब्लिक को कुछ प्रॉफिट होने वाले नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एक्चुअली पहले से डाटा है, जिसमें 213 या 14 डाटा है, मीन्स जाति का 213 जाति है। उस 213 जाति में जो 22 अनुसूचित जाति है और 30 क्या है, 30 जो पिछड़े वर्ग के ईडब्ल्यू क्लास के जो है, बहुत ही पिछड़े वर्ग के हैं, उनका डाटा है। देन 113 जो उच्च कोटि की जाति है और 7 इसमें कैसे हैं कि 7 बहुत ही उच्च कोटि के, जिनकी डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है, बिहार गवर्नमेंट के पास। तो उस डाटा को कलेक्ट करने पे जोर देना चाहिए था, बट बिहार गवर्नमेंट ने एक राजनीतिक दृष्टि से बोल सकते हैं कि पब्लिक को एक लालसा दिया गया कि इससे आपको प्रॉफिट होएगा। बट मुझे नहीं दिख रहा है कि इससे आने वाले समय में बिहार को या बिहार की पब्लिक को, मिथिलावासी को कुछ प्रॉफिट है, वहाँ से कुछ प्रॉफिट मिलने वाले नहीं। ऐसे बहुत सारे लालसे दिए गए हैं जिससे कुछ प्रॉफिट आज तक मिला नहीं है। अच्छा जिस तरीके से अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे जिस तरीके से जो सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार हैं, तो नीतीश कुमार जी को वहाँ पे विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो उसके लिए आपका क्या विचार है कि जो वाक़ई वहाँ पे विकास हो रहा है कि क्या है? ज़मीनी स्तर पे कितना विकास है? देखिए, जो चीज़ दिखती है वही बिकती है। एक कहावत है, जो दिखती है वही बिकती है। तो नीतीश सरकार वही काम कर रहे हैं, सिर्फ़ दिखाने का काम कर रहे हैं। आज आप हाईवे जाएँगे, मेन रोड जाएँगे, वो बना हुआ है। वही आप किसी गाँव में जाइए, किसी चौराहे पे जाइए, तो वो रोड आपको बना हुआ नहीं मिलेगा। आज नीतीश सरकार ने दारू बंद किया, इससे क्या प्रॉफ़िट हुआ बिहार सरकार को? कुछ। बिहार सरकार को बहुत प्रॉफ़िट हुआ, पर बिहार की पब्लिक को क्या प्रॉफ़िट हुआ? कुछ प्रॉफ़िट नहीं हुआ। उन्हें दिखाया गया कि आपके घर में कोई दारू पिएगा नहीं, दारू से ये होएगा, बट उससे ज़्यादा पब्लिक पीने लगी है दारू। दारू की जगह पे ब्लैक सप्लाई हो रही है, ब्लैक तरीके से दारू नेपाल से, अदर जगह से, अदर स्टेट से आ रहे हैं। बट क्या गवर्नमेंट हमारी बिहार की इतनी कमज़ोर है जो उसे पकड़ नहीं पाती है? पकड़ती है, बट क्या गवर्नमेंट के हर हिस्से पे उनका एक हिस्सा जाता है पैसे का, उनको घूस दिया जाता है, रिश्वत की तरीके से बोल सकते हैं। दारू बंद करने से क्या फ़ायदा हुआ? नीतीश सरकार को यह फ़ायदा हुआ है कि उन्हें वोट आया है, लेडीज़ों की वोट बोल सकते हैं, जो गौर लेडीज़ थे, उनके इकट्ठे वोट आए उनके पास, यही प्रॉफ़िट है। तो बिहार में तो आए दिन हम जैसे हम लोग मीडिया में हैं तो हम लोग आए दिन तो खबर सुनते हैं कि वहाँ पे इतने लोगों को जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, इतने तो बंद कहाँ पे है वहाँ? ज़मीनी स्तर पे कितना कारगर है ये? ज़मीनी स्तर पे देख सकते हैं कि 0% कामयाब है, क्योंकि दारू बिल्कुल ही बंद नहीं है। आज आपके घर में कहीं पे भी या मेरे घर में शादी है, मुझे दारू चाहिए। आज हर पब्लिक दारू की माँग करती है। कोई गेस्ट आया आपके घर में, मुझे दारू चाहिए तो मैं ये काम करूँगा। आप हमेशा बिहार में जाएँगे। आज कोई इंसान मर जा रहा है ना, तो उसे श्मशान ले जाने के लिए बोलते हैं, पहला तू दारू पिलाएगा तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं शहर से गया हूँ। मुझे 2 आदमी नहीं जानते शहर में, गाँव में, कि अगर मैं चौक पे निकलता हूँ, "अरे! तू किसका लड़का है? तेरे दादाजी का नाम क्या है?" ये नाम है। अगर मुझे कोई काम आ जाए, "चल दारू पिला।" अरे! दारू कहाँ से मिलेगा? बिहार में बंद है।
अरे मिल जाएगा ना दारू, चल ना मैं कॉल करता हूँ, मिल जाएगा। बट वो दारू आ कहाँ से रहे हैं? क्या बिहार सरकार इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की है? नहीं। अच्छा, तो एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे आप बिहार से हैं और अभी फ़िलहाल विरार में हैं। तो बिहार में जो रोज़गार की अगर मैं बात करूँ, तो रोज़गार कितने स्तर तक आपको दिख रहा है कि बिहार में रोज़गार जो है वहाँ पे सक्सेस दिख रहा है? देखिए, बिहार की अगर बात बोलूँ रोज़गार के लिए, तो मुझे रोज़गार नहीं दिख रहा है। अगर बिहार में अगर रोज़गार रहे, तो रोज़गार मिलने से वहाँ पे शिक्षा आएँगे, पब्लिक रहना चालू करेगी, और जब वहाँ पे शिक्षा आएगी, तो पब्लिक खुद ही रहेंगे। आज मैं खुद अपने गाँव जा रहा हूँ, तो वहाँ पे एक पब्लिक नहीं मिलती है। हर घर में बुज़ुर्ग 60 के ऊपर अबव ऐज वाले मिलते हैं आपको। आज यूपी की बात करें, आज योगी सरकार है वहाँ पे, बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। आज देखिए, जितना बिहार के पास ज़मीन है, आज दरभंगा महाराज का इतने सारी ज़मीन पड़ी हुई है, बट उसका यूज़ अगर बिहार सरकार करे, तो बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म बन सकती है रोज़गार का एक। बट नहीं, आज इतने सारे बोल सकते हैं फैक्ट्री थी बिहार में, चीनी, जूट मिल, सूत मिल, आज सब बंद पड़े हुए हैं। उसका रीज़न क्या है? आज गवर्नमेंट, जो हमारी बिहार की गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके ऊपर काम ही नहीं किया गया है। आज बोल सकते हैं ना, काम नहीं किया गया, बट उनको दिखाया क्या गया है कि मुआवजा, मतलब आज गन्ने की खेती नहीं हुई, उन्हें मुआवजा नहीं मिला। अरे गन्ने की खेती, किसान को जब आप प्रॉफिट देंगे, किसान तब खेती करेगी जब उन्हें प्रॉफिट दिखाई देगा। आज मिल चालू नहीं है, गन्ने कहाँ जाएंगे? शक्कर की जितनी मिल थी, चीनी मिल थी, सब आज बंद पड़े हुए हैं। तो गन्ने की खेती कहाँ से किसान करेगी? उन्हें सही मुआवजा कहाँ से मिलेगा? इसलिए कि यही बिहार की सुशासन की सरकार जो है वो तो बोलते हैं हम रोजगार पे भी काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन व्यवस्था के ऊपर भी काम करें। जैसे कि अभी के पाठक जी का बहुत नया फरमान भी जारी हुआ है, बहुत सारे ज़मीनी स्तर पे भी उसमें देखा गया। तो स्वास्थ्य व्यवस्था सबको लेकर के अभी जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कहना था कि हमने इतने जगह एम्स बनवा दिए। तो उस तरीके से विकास जो है बिहार में कहाँ तक आपको स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहाँ तक नज़र आ रही है? देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था, ये तो आपने मेरे दिल का क्वेश्चन पूछ दिया। स्वास्थ्य व्यवस्था, आज डीएमसीएच में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है, तो चूहे उसके पैर काट के ले जाते हैं। करीब ऐसे बार-बार खबर सुनने को आता है। आज हल्की बारिश होती है, तो डीएमसीएच, ऐसे बिहार में कई सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे पानी लग जाती है, बेड तैरने लगते हैं, ऑक्सीजन, आईसीयू में जो पेशेंट है उसे कंधे पे उठा के ऑक्सीजन के साथ उन्हें गाड़ी पे लेटाया जाता है और तारपत्री लगाया जाता है ऊपर। उनकी आज तक बना नहीं शिलान्यास। दरभंगा एयरपोर्ट की बात करते हैं, दरभंगा एयरपोर्ट, आज भी एयरपोर्ट तो दरभंगा में बन गया, बट क्या आप दरभंगा एयरपोर्ट पे जाएँगे तो बारिश में पूरी पानी लग जाती है। क्या आपको सुविधा मिल पा रहा है? नहीं, सिर्फ़ आपको दिखावा दिया जा रहा है, लालसा दिया जा रहा है कि आप वोट दें, बस आपको यूज़ किया जा रहा है। बिहार की पब्लिक को यूज़ किया जा रहा है। जब तक चाचा और भतीजा रहेंगे, मानना है कि बिहार में कुछ विकास नहीं हो सकता। कुछ नए चेहरे देखिए और उन्हें वोट दीजिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, तो बिहार में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि चलिए वहाँ पे विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ के जो पब्लिक है, वहाँ के जो जनता है, तो कहीं न कहीं चुन करके तो वही लोग भेजते हैं। तो जी। फिर ये अभी जो जिस तरीके से 24 का जो इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि बिहार सरकार में क्या नए चेहरे वहाँ पे इस बार नज़र आएँगे वहाँ पे? जी, देखिए, ये क्वेश्चन तो आपकी जो क्वेश्चन थी जाति जनगणना के ऊपर, सेम क्वेश्चन है। आज जो सरकार ने जाति जनगणना किया है, उसका भी प्रॉफ़िट इलेक्शन में ही मिलने वाला है बिहार गवर्नमेंट को, चाहे जिस पार्टी को मिले, क्योंकि आज बार-बार वही गवर्नमेंट आ रही है। पहला कारण उसका यह है कि उस गवर्नमेंट, बिहार के जो लोग लोग हैं, वहाँ पे पब्लिक है, उनके पास एक नया चेहरा नहीं है, वही पुराने चेहरे हैं, वही जंगल राज, फिर से रिपीट देन रिपीट, वही परिवारवाद है। आज पिता आएँगे तो कल बेटा आएगा, परसों पत्नी आएगी, या क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, हम स्वास्थ्य मंत्री बन गए, क्वालिफ़िकेशन है या नहीं है, हम शिक्षा मंत्री बन गए। तो ये एक परिवारवाद है। क्या उसके लायक बिहार में कोई नहीं है? आज सबसे ज़्यादा बिहार में आईएएस, आईपीएस ऑफ़िसर निकल जा रहे हैं। क्या स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिए जो हमारे जो मिनिस्ट्री पद खाली है, जो पद पोस्ट खाली है, शिक्षा व्यवस्था के लिए जो पोस्ट खाली है, क्या जो हम मुख्यमंत्री है तो क्या हमारे बेटे ही बने बैठेंगे उसके जगह पे? यह सब रीज़न है, बहुत सारे कारण हैं इससे। तो इसके दोषी कौन है? अगर मैं जानना चाहूँगा तो इसके दोषी कौन है? इसके दोषी तो यह है कि जाति, बोल सकते हैं जाति, जिसकी जाति बोलते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसकी जाति ज़्यादा है, बोल सकते हैं, तो उसकी वोट ज़्यादा आती है और वही सरकार बनती है। आज यादव की वोट ज़्यादा गिरता है, तो हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और राजपूत, ब्राह्मण, इनके वोट कम मिलते हैं, तो हमें कोई मतलब ये नहीं मिल पाता है। हमारे जो कैंडिडेट रहते हैं, वो फिर से बैठ जाते हैं।
बट वही कैंडिडेट बार बार आते हैं जाति की वजह से। आज जाति का जो जनगणना रखा गया, मेरे उद्देश्य से तो यही लक्ष्य मुझे लग रहा है वो चीज़ का, मेरे क्रिएटिविटी से वही दिख रहा है कि जाति जनगणना होएगी तो यहाँ पे एक तरफा हमें दिखेगा जाति कितनी है, और वो एक तरफा वोट एक ही इंसान को जाने वाला है, वो किसी और को नहीं जाने वाला। फिर वही होएगा जो पीछे होते हुए आया है। इसलिए कि 6 महीने पहले, इलेक्शन से 6 महीने पहले एक आंकड़ा जारी किया जाता है और उस आंकड़े में ये दर्शाया जाता है कि इस जाति के, इसलिए कि नाम हालांकि मैं जाति का नहीं लूँगा, इस जाति के इतने, इस जाति के इतने। हालांकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उनको आप क्या वहाँ पे संदेश देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस बार का जो आप इलेक्शन में वोट करें, वो एक विकास के तौर पे किया जाए या फिर जातिगत के आधार पे किया जाए? देखिए, पहला तो मेरा यह प्रश्न है आप लोगों से, मतलब, और आपको बताना भी चाहूँगा ये चीज़ कि जो जाति जनगणना रखी गई है, आप देखना चाहेंगे तो आपके विकिपीडिया है, आपके पास गूगल है, आपके जो सोशल साइट है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। बिहार सरकार का जो डाटा है, उसके पास जाति का पूरी डाटा है। जो भी हमारी 213 या 14 जो भी जातियाँ हैं, उनकी पूरी टोटल जातियाँ, कितने अनुसूचित जाति है, 22 अनुसूचित जाति है, जो बैकवर्ड क्लास के हैं वो 30 जाति है, ऐसे बहुत सारे 113 उच्च कोटि के जाति है, जिसमें सिर्फ 7 जाति का डाटा उनके पास नहीं आया है। अच्छा, तो कौन से जाति है मैं जानना चाहूँगा सर, थोड़ा बताना चाहिएगा? जैसे बोल सकते हैं, मतलब जो बोल सकते हैं निम्न वर्ग के जो जाति है उसमें 30 आते हैं। अब उसमें कुछ मतलब बोल सकते हैं बैकवर्ड क्लास उच्च कोटि में, जैसे कि आप ले सकते हैं ब्राह्मण हो गए, जिनको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिली है, राजपूत हो गया, लाला हो गया, ठाकुर हो गए, सिंह हो गए, ऐसे लोगों को मतलब प्रॉफिट नहीं मिला। उनको अगर आरक्षण मिले भी है तो 10% कॉमन जो आरक्षण सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया है। तो यह 10% तो सबके लिए हो गया, इससे अच्छा आप 10% दीजिए या मत दीजिए, इक्वली हो गया आपको। ऐसे भी हम पीछे बैकवर्ड थे और अभी भी हैं, तो अच्छा। 10% के प्रॉफिट हमें नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि जैसे अभी ख़ास करके बिहार सरकार ने ही बताया है कि जाति के आधार पे हम विकास करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है जो आरक्षण है, वो जाति के आधार पे होना चाहिए या फिर इस चीज़ के ऊपर कि कौन से लोअर कैटेगरी है, मिडल कैटेगरी है और हायर कैटेगरी है? ज मेरा अगर हम पैसे की बात करें या फिर अगर पैसे जो निपुणता की बात करें, तो उस चीज़ के ऊपर सरकार को आरक्षण लगाना चाहिए या फिर जाति के आधार पे आरक्षण लगना चाहिए बिहार में? देखिए, इसके लिए इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका मुझे बहुत थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान के लिखे थे, मतलब संविधान में कुछ वाक्यांश उन्होंने लिखा था, तो उन्होंने बताया था उसमें कि जो जातियाँ हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाए, तब तक आरक्षण दिया जाए, जब तक वो उस लायक ना आ जाते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है यहाँ पे छोटा-सा, दुबले घोड़े को और एक स्ट्रॉन्ग घोड़े को रेस में तब दौड़ाए जब दुबले घोड़े वो स्ट्रॉन्ग घोड़े के इक्वल आ जाए। मीन्स उनको दुबले घोड़े को उतना खाना खिलाइए कि वो स्ट्रॉन्ग घोड़े के इक्वल दौड़ सके। तब तक स्ट्रॉन्ग घोड़े को थोड़ा कम खाना भी देंगे तो आपको चलेगा। बाद में आप आरक्षण बंद कर सकते थे, बट आज तक ये हुआ नहीं। संविधान में ऐसा नहीं है कि हम चेंजेस नहीं कर सकते, बट ये बदलाव आया नहीं और बढ़ते गया। पब्लिक को कुछ प्रॉफिट मिली नहीं है और आगे भी मिलने वाली नहीं है, जब तक ये जाति की जो बोल सकते हैं आरक्षण कैटेगरी बंद ना हो जाए तब तक। चलिए, जैसे अभी हमारे साथ भाई जुड़े हुए थे, यहाँ पे इनका नाम है प्रफुल्ल जी और ये भी बिहार से ही हैं। तो जैसे यहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? प्रोफ़ेशनली काम क्या कर रहे हैं सर आप? देखिए, एक्चुअली तो मैं यहाँ पे प्रोफ़ेशनली टीचिंग में हूँ और मैं यहाँ पे करीब 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब टीचिंग लाइन में। मेरे क्लास का नाम है रुद्रा एजुकेशनल अकेडमी, जो विरार फूलपाड़ा में चला रहा हूँ और इसी लाइन से जुड़ा हूँ शुरू से। और कुछ सामाजिक वर्क बोल सकते हैं, मतलब सामाजिक सोशल वर्क में एमएसयू से जुड़ा हूँ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से, जिसे आप सभी जानते रहेंगे। और इसी के थ्रू जो भी हुआ है बिहार के लिए कुछ ना कुछ किया है, या वो ज़मीन पे हो, सोशल साइड पे हो, या बोल सकते हैं फाइनेंशियली हो, जिससे हो उससे हमने काम किया है वहाँ पे, और इसी के लिए इतना आज बोल पाया हूँ शायद। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना बेशकीमती समय निकाला और सबसे बड़ी चीज़ ये जो आँकड़ा आपने रखा है बिहार सरकार के प्रति और बिहार सरकार ने जो भी किया है, हालाँकि इनका ये पर्सनल रही है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि आप लोगों को इस आँकड़े के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।